विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर, जोगनेर पीजी कॉलेज। और आज हम जो है कार्ल मार्क्स पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के कुछ मुख्य सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में भी हमने चर्चा किया कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक कहलाते हैं। इससे पूर्व चर्चा की हम बात करें तो ये है कि समाजवाद की एक यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है वो बना पाना एक कठिन विषय है, क्योंकि समाजवाद का स्वरूप देश काल के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न शाखाओं में विकसित हुआ और विभिन्न विद्वानों और विचारकों ने विभिन्न प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसीलिए एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे पाना समाजवाद की थोड़ा कठिन है, लेकिन वास्तव में समाजवाद के बिखरे हुए विचारों को संयुक्त करके उसे एक सांचे में ढालने का प्रयास मार्क्स के द्वारा किया गया और उस प्रयास को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया, उस प्रयास को ही क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा गया। यद्यपि समाजवाद के आधार के ऊपर मार्क्स के जो दर्शन है, मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, वह उनके मौलिक दर्शन नहीं कहे जा सकते, मौलिक सिद्धांत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मार्क्स के द्वारा जो अवधारणाएं दी गई उन अवधारणाओं में बहुत सारी अवधारणाएं पूर्व में प्रचलित थी। भौतिकवाद भी पूर्ण रूप से मार्क्स की अपनी देन नहीं है, इसी प्रकार द्वंद्ववाद भी मार्क्स की पूर्ण रूप से अपनी देन नहीं है। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में मार्क्स के जो विचार हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उसमें भी ब्रिटिश समाजवादियों का बड़ा रोल है। एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों का इसमें बड़ा रोल है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की जो विचार पद्धति है या कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी दर्शन है, या जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, वह पूर्ण रूप से मार्क्स की मौलिक कृति नहीं है, मार्क्स का मौलिक दर्शन नहीं है। तथापि इस पूरे परिप्रेक्ष्य के में बिखरे हुए समाजवादी विचारों को और उससे संबंधित आर्थिक और सामाजिक विचारों को एकत्रित करके उसे एक समाजवादी सांचे में ढालने का जो प्रयास है, निश्चित रूप से मार्क्स का ये सराहनीय प्रयास है। और इसी कारण से आधुनिक युग में मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा है। मार्क्स के दर्शन पर लिखते हुए मैक्सी लिखते हैं कि यद्यपि मार्क्स का दर्शन मौलिक नहीं कहा जा सकता, पूर्ण रूप से मौलिक नहीं कहा जा सकता, तथापि उसे द्वितीय श्रेणी का भी घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्क्स ने बहुत ही उस पर प्रयास करते हुए, मार्क्स ने बहुत ही मेहनत उस पर करते हुए मार्क्सवादी दर्शन को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। एक क्रांतिकारी तरीके से एक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। पूर्व कक्षाओं में जैसे हमने पहले भी चर्चा किया इस बात को लेकर के कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवादी आंदोलन है, यूरोप में, पश्चिम में ईसाई आंदोलन और इस्लाम के आंदोलनों के बाद सर्वाधिक परिवर्तनकारी आंदोलन माना जाता है। यद्यपि आलोचकों के अनुसार मार्क्सवाद या मार्क्स का दर्शन कुछ विशेष नहीं है और कुछ मजदूरों का आंदोलन मात्र है, तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मार्क्स की जो मौलिक रचना है, डास कैपिटल या उनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साम्यवादी घोषणा पत्र हैं, वो वास्तव में समाजवाद का जो साम्यवादी पैटर्न है उसकी मौलिक कार्यक्रम की रूपरेखा उसमें दी गई है। और उसी के आधार पर मार्क्स से पूर्ववर्ती जो विचारक है, प्रोधा हैं, सेंट साइमन हैं
या ऐसे जो विचारक थे, इन्होंने यद्यपि यूटोपियन रूप से समाजवाद के बारे में बहुत बड़ा एक स्वप्न लोक तैयार किया, तथापि उसको उस समाजवादी स्वप्न लोक को वास्तविक धरातल पर लाने का जो काम है या उसका जो श्रेय है, निश्चित रूप से 18वीं शताब्दी में मार्क्स को दिया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में भौतिकवादी समाजवाद के जनक या वैज्ञानिक, अब चूंकि वैज्ञानिक समाजवाद का जब नाम दिया गया तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास के नियम, आर्थिक परिवर्तन के नियम और उसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो, ये सब जो है मार्क्स ने वैज्ञानिक तरीके से ऐसे नियम खोजने का प्रयास किया है। और उनका कहना है कि जो सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन होते हैं वो अपने आप से नहीं होते, जैसा कि प्रतिवादी हीगल ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के रूप में कहा था कि सामाजिक परिवर्तन सीधे न होकर या किसी नियमबद्ध न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में परिवर्तन सामने आते हैं। तो मार्क्स ने उस विचार को पलट के ये विचार सामने लाए कि सामाजिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अब ये परिवर्तन कहाँ और कैसे होते हैं, किस रूप में होते हैं, ये समझने का प्रयास मार्क्स ने अपने दर्शन में किया है और उसकी चर्चा हम मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सबसे पहले समझने के लिए शाब्दिक अर्थ हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष, द्वंद्व का अर्थ संघर्ष, वाद का अर्थ है विचार, वाद का अर्थ है विचार और भौतिक का अर्थ है अचेतन, अचेतन, जड़ तत्व, अचेतन या जड़। शाब्दिक अर्थ से अचेतन तत्वों का ऐसा संघर्ष है, ऐसा विचार जो है जिसमें आपस में संघर्ष के द्वारा नई विचार पद्धति या नए विचारों का जन्म होता है। विचार जिसे आगे चल के प्रत्यय भी कहा गया। यद्यपि ये जो प्रत्यय हैं ये प्रत्ययवादियों के द्वारा दिया गया शब्द है, लेकिन प्रत्यय का जो अर्थ है वो निश्चित रूप से एक सोच है, एक विचार है, एक कार्य पद्धति है और उसके आधार पर ही आगे चल कर के उस केंद्रीय तत्व की विचार दर्शन को अमल में लाया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा विचार दर्शन जो विकास की द्वंद्ववादी पद्धति को स्वीकार करता है, विकास के द्वंद्ववादी पद्धति को स्वीकार करता है। अब इसमें जाने से पूर्व हम मार्क्स के बारे में कुछ अवधारणाएं हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए और वो ये है कि मार्क्स पूर्ण रूप से भौतिकवादी दार्शनिक हैं, पूर्ण रूप से भौतिकवादी दार्शनिक। और इसको हम सरल शब्दों में कहें तो मार्क्स का प्रत्ययवाद में या ईश्वरीय चेतना में कोई विश्वास नहीं है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तनों के लिए चेतना में विश्वास नहीं है। सामाजिक, आर्थिक या सृष्टि में घटित होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए वह ईश्वर को या विश्वात्मा को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात मार्क्स के बारे में हमें समझनी है। ईश्वरीय चेतना में विश्वास नहीं है। और दूसरा जो बात है महत्वपूर्ण वो ये है कि परिवर्तन के लिए पदार्थ जिम्मेदार हैं, परिवर्तन के लिए पदार्थ जिम्मेदार हैं, पदार्थ जिम्मेदार हैं। तीसरा, सृष्टि का मूल आधार, सृष्टि का मूल आधार पदार्थ हैं, मूल आधार पदार्थ हैं। इसके अलावा नास्तिक दर्शन हैं, कार्ल मार्क्स नास्तिक हैं, अर्थात उनकी ईश्वरीय तत्व में कोई विश्वास उनका नहीं है।
ये मुख्य बातें मार्क्स के इन सिद्धांतों को समझने में हमारी मदद करेंगी। मार्क्स किसी भी प्रकार से, यद्यपि मार्क्स ने जो प्रतिवादी जो हेगेल हैं उनसे द्वंद्ववाद लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से मार्क्स ने ये बात स्वीकार किया है कि द्वंद्व की जो पद्धति हेगेल के द्वारा दी गई उससे विपरीत मेरी द्वंद्ववादी पद्धति है। न केवल विपरीत बल्कि उससे बिल्कुल उल्टी पद्धति है। अर्थात जो प्रतिवाद है वो विश्वात्मा की चेतना में विश्वास करता है, ईश्वरीय चेतना में विश्वास करता है, जबकि मार्क्स का द्वंद्ववाद ईश्वरीय चेतना में विश्वास नहीं करता है। प्रतिवाद जिस प्रकार सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय या विचार को मानता है, चेतना को, आत्मा को, मन को, ईश्वर को स्वीकार करता है, उसी प्रकार मार्क्स का जो भौतिकवाद है वो सृष्टि का मूल आधार पदार्थ को मानता है। और सृष्टि का मूल आधार पदार्थ होने के नाते पदार्थ में जो गति है, पदार्थ में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के आधार पर ही सृष्टि के संपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें किसी परोक्ष सत्ता का, किसी पारलौकिक सत्ता का, किसी ईश्वरीय सत्ता का, विश्वात्मा की सत्ता का कोई योगदान नहीं है। और ये इन सब का जो निष्कर्ष है वो ये है कि मार्क्स पूर्णतः निरीश्वरवादी हैं, नास्तिक हैं। तो ये बातें हमें मार्क्स के दर्शन को समझने में मदद करेंगी। अब इसके बाद हम इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब चूंकि मार्क्स के जो मुख्य सिद्धांत थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक और भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये चारों महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं। इसके अलावा मार्क्स का राज्य के ऊपर भी विचार हैं। ये 5 जो महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्क्स के हैं वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम इन्हें पृथक करके नहीं समझ सकते। ये ठीक इसी प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर चेन से एक कड़ी अगर हम हटा दें तो वह चेन पूरी नहीं हो पाती है। उसी प्रकार मार्क्स के सिद्धांतों में से अगर एक सिद्धांत को हटा दिया जाए तो मार्क्स के मौलिक समाजवादी दर्शन को समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए द्वंद्वात्मक वर्ग संघर्ष पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आधारित है। अतिरिक्त वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इतिहास की भौतिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है और इतिहास की भौतिक व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से जुड़ी हुई है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो अर्थ है वो शाब्दिक रूप से द्वंद्व का अर्थ संघर्ष है, विरोधी पक्षों में संघर्ष है। वाद का अर्थ है विचार है, अवधारणा है। और भौतिकवाद का अर्थ जड़ तत्व या अचेतन तत्व है। ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्ववादी पद्धति को स्वीकार करता है, सृष्टि में मौजूद मानव समाज का विकास के लिए पदार्थ जिम्मेदार हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति से उसका विकास होता है। सरल अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि भौतिकवाद सृष्टि की मूलतः प्रकृति भौतिक है और वह अपना विकास वाद, प्रतिवाद और संवाद नामक द्वंद्ववादी पद्धति से करती है। यहाँ पर द्वंद्ववादी जो पद्धति है उस, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि मार्क्स की मौलिक पद्धति नहीं है, मार्क्स की मौलिक देन नहीं है। मार्क्स से बहुत पूर्व हेगेल ने द्वंद्ववाद का प्रतिपादन कर दिया था। तथापि दोनों का एक निष्कर्ष एक आता है, क्योंकि भौतिकवाद भी द्वंद्व से सत्य की खोज करना चाहता है और प्रतिवाद भी द्वंद्व से सत्य की खोज करना चाहता है। ये एक थोड़ी सी कॉमन बात दोनों में दिखाई देती है, लेकिन प्रतिवाद को लेकर के दोनों का दर्शन विपरीत है। हेगेल प्रतिवादी विश्वात्मा को स्वीकार करते हैं, जबकि मार्क्स भौतिकवादी पदार्थ को स्वीकार करते हैं। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए द्वंद्ववाद को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके मूल में जो बात है वो ये है कि सृष्टि का परिवर्तन किस प्रकार से होता है और वह परिवर्तन सामाजिक विकास के कौन से नियम को स्पष्ट करता है या कौन से नियम को बनाता है और उसका आर्थिक क्रियाओं से क्या समायोजन है या आर्थिक क्रियाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब पूर्ववर्ती विचारकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तनों की जो दिशा है उसके विपरीत मार्क्स ने ये समझाने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम हैं
और वह सुनिश्चित भौतिक नियम ही सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। सामाजिक परिवर्तन का आधार भौतिक नियम, और यहाँ पर मार्क्स का जो भौतिक नियमों से तात्पर्य है वो सीधा सीधा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में हम इसको और स्पष्ट करेंगे। उसका तात्पर्य सीधा सीधा आर्थिक परिवर्तनों से है, आर्थिक परिवर्तन। और ये आर्थिक जो परिवर्तन है उनका अर्थ उपादान के जो कारक हैं, उपादान के कारक जो भी हैं उन कारकों में जो परिवर्तन होते हैं, कारकों में होने वाले परिवर्तन, कारकों में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। यही सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। और निश्चित रूप से ये जो उपादान के कारकों में परिवर्तन होते हैं तो उपादान का सीधा अर्थ जो है वो आर्थिक से लिया है, अर्थात जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे ही सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार भौतिकवाद, सबसे पहले द्वंद्ववाद को हम यहाँ पर समझेंगे। द्वंद्व का अर्थ हमने समझ ही लिया, द्वंद्व संघर्ष हैं, दो पक्षों के बीच में वैचारिक संघर्ष हम इसको कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि निश्चित रूप से समाज में एक समय बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं और किसी एक बात को लेकर के, किसी एक मुद्दे को लेकर के, किसी एक प्रश्न को लेकर के उन सभी पक्षों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। किसी एक समय चल रही विचारधारा को, किसी एक समय चल रही कार्यप्रणाली को, किसी एक समय हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को, किसी एक समय हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों को एक पक्ष एक नज़रिए से देखता है तो दूसरा पक्ष विपरीत नज़रिए से देखता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मोटे रूप से उस पर दो विचार दर्शन, दो विचार पद्धतियाँ, दो कार्य पद्धतियाँ एक साथ एक देश काल में मौजूद होती हैं। अगर एक पक्ष के लिए वह सकारात्मक हैं तो दूसरे पक्ष के लिए वह नकारात्मक हैं। जाहिर सी बात है, ये एक पक्ष जो सकारात्मक है, दूसरा पक्ष उसके बारे में जो नकारात्मक मान के चलता है, उन दोनों पक्षों के बीच में जो वैचारिक अंतर होगा, वैचारिक संघर्ष होगा, वही द्वंद्व के रूप में सामने आएगा। और आप जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह उस वैचारिक संघर्ष का जो बिंदु है, जो प्रश्न है, उसको वाद के रूप में स्वीकार करता है, उसको वाद के रूप में स्वीकार करता है, या यूं कहा जाए कि उसको वाद कहा जाता है। वाद हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रश्न है एक देश काल के लिए, एक मानव समुदाय के लिए, जिसको लेकर के दो विचार बने हुए हैं, दो विचार उसको एक समय में मिलते हैं, एक स्वीकार करता है, एक अस्वीकार करता है, एक सकारात्मक मानता है, एक नकारात्मक मानता है। और ये वैचारिक संघर्ष दो समूहों में उस मानव समाज में चलता रहता है, बहुत समय तक चलता रहता है। एक पक्ष का विचार वाद कहलाता है तो उसी प्रश्न पर दूसरे पक्ष का, उसी प्रश्न पर दूसरे पक्ष का विचार जो है प्रतिवाद कहलाता है। दूसरे पक्ष का विचार प्रतिवाद कहलाता है। दूसरे पक्ष का जो विचार है इसको हम यूं भी समझें कि एक पक्ष ने किसी प्रश्न पर, तत्कालीन प्रश्न पर, किसी समस्या पर, किसी परिवर्तन पर अपना जो विचार रखा, दूसरा पक्ष उससे सहमत न होकर के उसी प्रश्न पर अपना पक्ष विपरीत तरीके से रखता है, जिसे इस पद्धति में प्रतिवाद कहा गया। हीगल के द्वंद्ववाद में भी या मार्क्स के द्वंद्ववाद में भी ये प्रतिवाद कहलाया। अब बहुत लंबे समय तक इस वाद और प्रतिवाद में हमें केवल शब्दों का अंतर है। यहाँ पर वाद और प्रतिवाद का अर्थ यही है कि जो वैचारिक संघर्ष था, उस वैचारिक संघर्ष में उस देश काल में उस सामाजिक समुदाय के, मानव समुदाय के दो समूह बटे हुए हैं। एक प्रश्न को दूसरे नजरिए से देखता है, दूसरा उस प्रश्न को, उस समस्या को दूसरे नजरिए से देखता है। पहला वाद के रूप में कहा गया, दूसरा प्रतिवाद के रूप में कहा गया। इन दोनों पक्षों में एक लंबे समय तक एक वैचारिक संघर्ष चलता रहता है और कुछ बातें प्रथम पक्ष यानी जो वाद था वह स्वीकार करता है, दूसरे पक्ष के यानी जो प्रतिवाद था।
कुछ बातें प्रतिवाद जो दूसरा पक्ष था वो छोड़ देता है, जैसा कि वाद ने कहा था उसको स्वीकार कर लेता है। और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ समझने लग जाते हैं, एक दूसरे पक्ष की बातें को स्वीकार करने लग जाते हैं, अपने पक्ष की कुछ अतिवादिताओं को दोनों जो है छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि एक कॉमन विचार इन दोनों पक्षों का सामान्य विचार बन जाता है, या उस प्रश्न के बारे में सामान्य राय इनकी कायम हो जाती है, और यह संवाद कहलाती है। यह संवाद कहलाती है। संवाद यहाँ पर बिल्कुल नया होता है, और ये जो नया है यही सामाजिक परिवर्तन का कारक बनता है। यही सामाजिक परिवर्तन का कारक बनता है, या यूं कहें कि द्वंद्ववाद के अकॉर्डिंग संवाद कुछ समय के लिए सत्य हैं। संपूर्ण द्वंद्ववाद को अगर हम संक्षेप में कहें तो सत्य की खोज की प्रणाली, सत्य की खोज की प्रणाली है, सत्य की खोज की प्रणाली है संपूर्ण द्वंद्ववाद। और ये जो संवाद हमारा यहाँ निकल करके आया वह कुछ समय के लिए सत्य हैं। अब सत्य चूंकि बहुत बड़ा विषय है, और यहाँ पर सत्य का धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण अलग बहुत विस्तृत है, जिसकी चर्चा यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर हम सत्य की बात करें तो इसके बारे में दो विचारधाराएं आती है, एक सापेक्ष सत्य और एक निरपेक्ष सत्य। गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि निरपेक्ष सत्य को सामान्यतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। निरपेक्ष सत्य ईश्वर है, निरपेक्ष सत्य ईश्वर का स्वरूप है। समाज में जो चल रहा है वह सापेक्ष सत्य है, और इस द्वंद्ववाद में भी कुछ समय के लिए जो संवाद निकल करके आता है वह सत्य है। यद्यपि वह समाज सापेक्ष होने के कारण सापेक्ष सत्य कहा जाएगा, न कि निरपेक्ष सत्य। सरल शब्दों में हम कहें तो कुछ समय के लिए वाद प्रतिवाद का संघर्ष यहाँ पर खत्म हो रहा है, और जो संवाद निकल के आया उसको सब पक्ष स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार एक नया विचार दर्शन समाज में आ जाता है, एक नए सत्य की खोज समाज में हो जाती है जिसको संपूर्ण समाज स्वीकार करता है, और यहाँ पर इस प्रकार सत्य की खोज निकल के सामने आती है। परंतु अब यहाँ वापस इस सिद्धांत के पक्ष में हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये जो संवाद निकल करके आया इसका अर्थ मार्क्स का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि वह धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें सत्य को परिभाषित करना सिखाना चाहते हैं या सत्य की बात करना चाहते हैं। उनका अर्थ ये है कि सामाजिक परिवर्तन का कारक बना। ये जो संवाद के रूप में सत्य निकल के आया वो समाज के दूसरे यूँ कहें कि स्टेप की रचना इसमें की जा रही है, या यूँ कहें कि दूसरे परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि मार्क्स ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम हैं, और ये जो निकल करके आ रहा है वह सामाजिक परिवर्तन का आधार बनता है, सामाजिक परिवर्तन का कारक बनता है। परंतु अब हमें यहाँ ये देखना होगा कि एक समय जो समाज के लिए सत्य है वह हजारों साल के लिए उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि सत्य समाज सापेक्ष हैं, समाज परिवर्तनशील हैं, और उस नाते बदलते परिवेश में समाज के जो सापेक्ष सत्य की अवधारणा है उसमें भी परिवर्तन आना लाजमी है। अब चूंकि बहुत समय तक चलने के बाद ये संवाद पुनः वाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, संवाद पुनः वाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, संवाद का स्थान समाप्त हो जाता है, पुनः उसका प्रतिवाद प्रारंभ हो जाता है, और पुनः वही वैचारिक संघर्ष दोनों पक्षों में प्रारंभ हो जाता है। एक पक्ष दूसरा विचार वाद के रूप में, एक पक्ष दूसरा विचार प्रतिवाद के रूप में वैचारिक संघर्ष चलता रहता है। बहुत समय तक चलने के बाद में पुनः संवाद की स्थितियां प्राप्त होती हैं, और ये संवाद उस समय के तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं का, समस्याओं का, राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक तरीके से जवाब उस समय कुछ समय के लिए होता है, और इस प्रकार एक नए समाज का जो है निर्माण यहाँ पर फिर एक नया स्टेप आ जाता है, समाज का नया परिवर्तन सामने आ जाता है, और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन चलते रहते हैं। इस प्रकार द्वंद्ववाद सत्य की खोज के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सुनिश्चित भौतिक नियम है, ये मार्क्स यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं।
इस प्रकार जो द्वंद्ववाद है वह सत्य की खोज के लिए वाद विवाद के द्वारा अपनाई गई पद्धति है और ये अनवरत रूप से चलती रहती हैं। मार्क्स की द्वंद्ववादी पद्धति का मौलिक आधार है और ये तीन तत्वों को निश्चित रूप से आवश्यक मानती हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। यद्यपि संवाद की जो स्थिति है वो तीनों व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर मानी जाती है और समाज में होने वाले परिवर्तनों की एक सामाजिक स्वीकारोक्ति के रूप में उसको जाना जाता है। द्वंद्ववाद में जो तीन शब्द हैं उनका अर्थ हमने समझ ही लिया। अब इसके बाद में इसके कुछ विशेषताएं हैं और सबसे पहली विशेषता के रूप में मूल तत्व, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा की, ये इस सिद्धांत की विशेषताओं का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, क्योंकि सृष्टि की प्रकृति भौतिकवादी विचार के अनुसार अचेतन है, चेतन नहीं है और इसका आधार है जड़ तत्व है, प्रत्यय नहीं है। और सृष्टि की इस कारण से सृष्टि की जो प्रकृति है पदार्थ होने के कारण भौतिकवादी है। पदार्थ होने के कारण सृष्टि की प्रकृति भौतिकवादी है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक नहीं है जैसा कि प्रत्ययवादियों ने स्वीकार किया। आध्यात्मिक नहीं है, सृष्टि की प्रकृति मूल तत्व पदार्थ होने के कारण से भौतिकवादी प्रकृति है, क्योंकि पदार्थ अपने आप में जड़ है, अचेतन है, उसकी कोई चेतनता नहीं है, आत्मा नहीं है, विचार नहीं है। संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि संपूर्ण सृष्टि एक निकाय, संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। एक निकाय अर्थात सृष्टि को हम खंडों में नहीं बांट सकते हैं। सृष्टि की समस्याओं का अध्ययन खंड खंड में नहीं किया जा सकता है। एक संपूर्ण प्राणी शरीर की तरह है जिसके सभी अंग, अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन में बात कहें तो ऑर्गेनिक यूनिटी का जो सिद्धांत प्राणी शास्त्र में दिया गया है, उसी प्रकार सृष्टि में भी ऑर्गेनिक यूनिटी के सिद्धांत की तरह ही एक आंगिक एकता पाई जाती है। संपूर्ण सृष्टि एक है, वह खंड खंड नहीं है, एक निकाय है, एक बॉडी है। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का पृथक पृथक कोई अस्तित्व नहीं है और सभी अंग एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात ये कहें कि एक अंग का स्वतंत्र अस्तित्व हमारे शरीर में नहीं है, वह अंग यथा स्थान होने पर ही शरीर का महत्व है और उस अंग का शरीर के साथ महत्व है। तो इसी रूप में सृष्टि का जो व्यवस्था है वह भी एक निकाय की भांति है और किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व इसमें संभव नहीं है। अतः इसके लिए इसमें एक आवश्यक हो जाता है कि हम सृष्टि को समझने के लिए आवश्यक ये माने कि सृष्टि के जो तत्व हैं, सृष्टि के जो कारक हैं, उनके परस्पर संबंध क्या है। उनके परस्पर संबंधों को जानने के बाद ही हम उनमें होने वाले परिवर्तनों के कारणों का पता लगा सकते हैं। तीसरी जो विशेषता इनकी है वो ये है कि वस्तुएं गतिशील हैं, या यूँ कहें कि संपूर्ण सृष्टि गतिशील है या वस्तुएं गतिशील हैं। गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील हैं, गतिशील और परिवर्तनशील हैं। पदार्थ मूल तत्व हैं और इसमें परिवर्तनशीलता का लक्षण भी पाया जाता है और पदार्थ से ही समस्त वस्तुएं बनी हैं, अतः वस्तुएं भी गतिमान और परिवर्तनशील हैं। वस्तुएं भी गतिमान और परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन जो सृष्टि में होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिवली
मात्रात्मक परिवर्तन, किसी वस्तु में सबसे पहले मात्रात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं और ये परिवर्तन सामान्यतः उसके बाहरी स्वरूप में होते हैं और सामान्यतः विकासवादी पद्धति से होते हैं। विकासवादी पद्धति से वस्तु अपनी मात्रा का परिवर्तन करती है, बढ़ाती घटाती हैं और ये विकासवादी तरीके से होता है। भौतिक जो प्रक्रम है वो इसका आधार, चूंकि यहाँ पर हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि किसी परोक्ष सत्ता को परिवर्तन का आधार मार्क्स नहीं मानते हैं, केवल पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए पदार्थ में जो परिवर्तन है वो विकास जो उसमें होगा, तो विकास का अर्थ यहाँ पर किसी जैविक विकास से नहीं है, सृष्टि में पाए जाने वाले भौतिक प्रक्रमों से होने वाले विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ विकास जो है वो सामान्य पद्धति से उसके बाह्य स्वरूप में हो रहा है, उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हवा के बहुत बड़े प्रबल वेग से बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनमें घर्षण होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों में घर्षण होता है, उनमें दरारें आती है या उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है या चट्टानों से रेत बन जाती है या नदियों के बहाव के मार्ग बदल जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से मानव के लिए प्रतिगामी भी हो सकते हैं या मानव के लिए प्रगतिशील भी हो सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो परिवर्तन का मूल जो उद्देश्य यहाँ पर है वो ये है कि उस परिवर्तन में केवल भौतिक तत्व ही सहायक हैं, भौतिक तत्व ही कारक हैं, कोई ईश्वरीय चेतना उसमें सहायक नहीं है, कोई परोक्ष सत्ता उसमें सहायक नहीं है। तो मात्रात्मक परिवर्तन विकासवादी पद्धति से सामान्यतः वस्तु के बाहरी स्वरूप में होते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटिवली गुणात्मक परिवर्तन, वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन बहुत ही आकस्मिक तरीके से होता है और एक तरीके से विस्फोट के साथ, क्योंकि किसी वस्तु में जब एक सीमा तक मात्रात्मक परिवर्तन हो चुके होते हैं तो उसके बाद अगला जो स्टेप है परिवर्तन का वह मात्रात्मक परिवर्तन के बाद गुणात्मक परिवर्तन के स्टेप में चली जाती हैं। और अब जो परिवर्तन उसमें दृष्टिगोचर होता है वह परिवर्तन अचानक से या यूँ कहे कि एक विस्फोट के रूप में होता है और ये परिवर्तन जो है एक नई वस्तु को जन्म देता है, यूँ कहें कि नई वस्तु सामने आ जाती है। ये परिवर्तन घटित होने के बाद नई वस्तु सामने आ जाती हैं, क्योंकि ये परिवर्तन वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं या यूँ कहें कि उस पदार्थ की अवस्था का ही परिवर्तन यहाँ पर दृष्टिगत होता है। तो ये जो क्वालिटिवली जो चेंजेज आते हैं वो क्रांतिकारी तरीके से होते हैं और गुणात्मक जो परिवर्तन है उस वस्तु का आधारभूत गुण बदल देते हैं, एक नई वस्तु का जन्म यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, जैसा कि हमने पूर्व में यहाँ पर चर्चा किया कि सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्ववाद से कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ विशेषता के रूप में भी इसी बात का जिक्र किया जाता है कि द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या, द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। जैसा कि हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मार्क्स का उद्देश्य कोई आध्यात्मिक सत्य की खोज करने को लेकर के नहीं है, किसी पराश्र सत्य की खोज वो नहीं करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि सत्य की खोज का तात्पर्य कि सामाजिक परिवर्तन किस गति से और किन नियमों के अधीन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन किस गति से और किन नियमों के अधीन होते हैं, समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्यों चला जाता है, उसके लिए कौन से परिवर्तन जिम्मेदार हैं। और ये द्वंद्ववाद के द्वारा समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, क्योंकि वस्तु में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तु की जो मौलिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है, उसमें अंतर विरोध होता है। वाद और प्रतिवाद के आधार पर ये संघर्ष चलता रहता है और गुणों की दृष्टि से वस्तु की अवस्था जो है संवाद के रूप में उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से नई अवस्था के रूप में सामने आती हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर परिवर्तन को समझाने का प्रयास इस द्वंद्ववादी पद्धति से किया गया है।
और द्वंद्ववाद का जो आधार है वो भी यही है कि वस्तु में परिवर्तन एक निर्धारित क्रम से होता है, न कि अचानक या टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है। जहाँ तक इस भौतिकवादी विचार दर्शन का महत्व है वो निष्कर्ष के रूप में यही है कि चूँकि मार्क्स से पूर्व अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में और खासकर पश्चिमी जगत में भी प्रतिवाद का खूब बोलबाला रहा, और जब प्रतिवादी विचार दर्शन के खिलाफ उपयोगितावादी दर्शन सामने आए या भौतिकवाद का प्रचार प्रसार जब बढ़, ऐसा नहीं है कि मार्क्स पहला भौतिकवादी था, मार्क्स से पूर्व भौतिकवाद प्रचलित था, लेकिन अब तक प्रतिवाद का बोलबाला जो संपूर्ण विश्व में या यूँ कहें कि पश्चिमी सभ्यता में भी काफ़ी हद तक था, तो मार्क्स का पहला मेन जो थीम था वो ये था कि हीगल के द्वंद्ववाद को, हीगल के प्रतिवादी विचार दर्शन को किस प्रकार से डिफीट किया जा सके, क्योंकि विचार का अर्थ ही ये है कि विचार से ही जीवन पद्धति बदलती है, विचार से ही कार्य पद्धति बदलती है। जिस विचार को हम स्वीकार करते हैं उस विचार को हमारा मन मस्तिष्क भी स्वीकार करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कार्य प्रणाली भी प्रचलित हो जाती है। तो संपूर्ण विश्व में और पश्चिमी जगत में जब परासत्ता की कल्पना बड़े जोर से चल रही थी, ईश्वरीय चेतना की कल्पना जोर से चल रही थी, तो उसको काटने के लिए, हीगल के द्वंद्ववाद को झूठा साबित करने के लिए मार्क्स ने भौतिकवादी द्वंद्ववाद को सामने लाए, और उसी संदर्भ में इस संपूर्ण विचार दर्शन का महत्व है। संपूर्ण विचार दर्शन निश्चित रूप से हीगल के प्रतिवादी जो विचार दर्शन था, उस प्रतिवादी विचार दर्शन को डिफीट करने के लिए, उस प्रतिवादी विचार दर्शन को लोग जो है हटाने के लिए निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स ने भौतिकवादी विचार दर्शन पर जोर दिया, और परासत्ता की कल्पना में जो विश्व जी रहा था उसको उन्होंने जो है उसके स्थान पर भौतिकवाद को लाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके अनुसार ये जो परासत्ता की कल्पना थी उसी के कारण से मानव समाज की दुर्दशा थी, और उसी के कारण से मार्क्स ने नास्तिकवाद को स्वीकार किया। इनका जो चिंतन है वो, इसका महत्व यही है कि इन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक प्रतिवाद का विरोध किया है और यथार्थवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है, और उसके आधार पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव और मानव समाज की समस्त समस्याओं का संबंध किसी पराभौतिक शक्ति से नहीं है, कोई पारलौकिक सत्ता से उसका संबंध नहीं है। मानव और मानव समाज के संपूर्ण समस्याओं का संबंध यह लौकिक है। ये भौतिकवाद का मूल आधार है, रीढ़ है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट करने में इस विचार दर्शन का महत्व है कि समाज की कोई चिरस्थायी अवस्था नहीं है, क्योंकि समाज भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार समाज भी परिवर्तनशील है। हमेशा के लिए समाज की एक अवस्था स्थायी नहीं होती है, चिरस्थायी अवस्था समाज की नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम हैं, और उन भौतिक नियमों के अधीन ही समाज में परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इसके अलावा इस समस्त सिद्धांत के आधार पर मार्क्स भविष्य में पूंजीवाद का अंत करना चाहते हैं, जो कि मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट है, और वो इन सारे परिवर्तनों को करते हुए उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, पूंजीवाद का नाश करके समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जो कि मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट है। क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना, जहाँ न वर्ग होंगे और जहाँ न राज्य होगा, और यही था उनका सर्वहारा का शासन, सर्वहारा की राज्य की स्थापना, और उसका अंतिम जो छठा जो स्थिति थी वो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाना उनका उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य, उस महानतम उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रारंभिक सीढ़ी के रूप में इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, और इसके कारण ही मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके संपूर्ण चिंतन का आधार यही भौतिकवाद है, और उनके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक दूसरे सिद्धांतों पर आधारित हैं।
ये आर्थिक आर्थिक व्याख्या पर और आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं। इसके अलावा इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, क्योंकि जो भी सिद्धांत हैं, जो भी दर्शन हैं, आज तक जितना भी विचार दर्शन आया है उनमें कुछ न कुछ कमियां रही है या देश काल के बाद उसमें कमियां खोजी जाती हैं, या कुछ विद्वान उस समय भी असहमत होते हैं तो वो उसकी आलोचना करते हैं। निश्चित रूप से सभी विचार दर्शनों की आलोचना आज तक हुई है। उसी प्रक्रम में मार्क्स के सिद्धांत की भी आलोचना है, और सबसे पहली आलोचना तो ये है कि भौतिकवाद की जो सत्यता है वो संदिग्ध है। भौतिकवाद की सत्यता संदिग्ध है। भौतिकवाद की सत्यता संदिग्ध है। भौतिकवाद की सत्यता संदिग्ध है। बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि आज तक इस बात पर सभी वैज्ञानिक विचारक, सभी दार्शनिक या जन सामान्य सहमत नहीं हुआ है कि सृष्टि का मूल आधार पदार्थ हैं या प्रत्यय हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम कहें तो आज तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि सृष्टि पदार्थ के कारण बनी या पदार्थ से संचालित होती है, या सृष्टि ईश्वर ने बनाई है या ईश्वर संचालित करता है। इस बात को लेके कहीं भी आज तक एक मत होने का प्रश्न पैदा नहीं उठता है। इसीलिए भौतिकवाद की स्वयं सिद्ध आलोचना है कि इसकी सत्यता को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्क्स के समय में भी प्रत्ययवाद विचार दर्शन बहुत जोरों से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मार्क्स के नास्तिक दर्शन के साथ सृष्टि से प्रत्ययवादी दर्शन का अंत हो गया हो, ऐसा कतई नहीं था। तो इसकी सत्यता जो संदिग्धता सत्यता से परे हैं। विश्वसनीय रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये सत्य है कि मूल तत्व ही पदार्थ ही जो है सृष्टि का मूल तत्व हैं। इसके साथ ही मार्क्स का भौतिकवाद अस्पष्ट है। भौतिकवाद अस्पष्ट है। बहुत सारे आलोचकों ने लिखा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बहुत ही गूढ़, रहस्यमयी और समझ से परे हैं। अगर सामान्य विश्लेषण इस बात का किया जाए तो निश्चित रूप से ये बात सामने आती है कि मार्क्स भौतिकवाद को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, या भौतिकवाद से उनका लक्ष्य कहाँ तक पूरा हुआ ये भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मार्क्स पदार्थ के परिवर्तन का कारण पदार्थ की गति बताते हैं, किंतु उसमें उस भौतिकवादी विचार में ये स्पष्ट नहीं है कि स्वयं पदार्थ में गति कहाँ से आती है। जैसा कि यहाँ पर हमने परिवर्तनों की बात की थी मार्क्स के विचारों में कि दो प्रकार के परिवर्तन हैं, विकासवादी तरीके से भी होता है और क्रांतिकारी या विस्फोटक तरीके से भी होता है। तो विकासवादी पद्धति से जो परिवर्तन होते हैं, वस्तु के भौतिक या बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि पदार्थ गतिशील हैं और उस गति के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन वह ये स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं कि पदार्थ में वह स्वतः स्फूर्त गति कहाँ से आई, उस गति को मोटिवेट किसने किया, वह गति स्वयं स्फूर्त क्यों हुई, इसका कोई कारण, इसका कोई आधार मार्क्स नहीं बता पाते हैं। इसीलिए अस्पष्ट भौतिकवाद कहा जा सकता है। जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है, नैतिकता के दृष्टिकोण से भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। नैतिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं कहा जा सकता।
दो मुख्य बातें यहाँ पर है। नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है क्योंकि परासत्ता की जो कल्पना है, विश्वात्मा की ईश्वरीय चेतना की जो कल्पना है, उसको तो 100% इनकार करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही संपूर्ण मानवीय प्रयासों को भी यहाँ पर अस्वीकार करते हैं। और आज तक ये बात स्पष्ट नहीं की जा सकी है कि मानवीय प्रयासों के बिना कोई परिवर्तन सामने आया हो या सृष्टि में कोई परिवर्तन घटित हुआ हो। बहुत सारे परिवर्तन सृष्टि में जो हो रहे हैं वो मानवीय प्रयासों का कारण है। तो ईश्वरीय परासत्ता को या परासत्ता की कल्पना को नकारने के साथ ही इन्होंने मानवीय कार्यों की, मानवीय चेतना की, मानवीय ऊर्जा की भी उपेक्षा की है। इसीलिए इसको उचित नहीं कहा जा सकता। मानवीय चेतना और मानवीय अंतःकरण की तुलना में इन्होंने पदार्थ को महत्व दिया है, न कि उसके अंतःकरण या उसकी आत्मा को, उसकी चेतना को। इसके साथ ही उसने मनुष्य को भी एक वर्गीय प्राणी घोषित किया है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में वर्गीय विचारधारा को और अधिक स्पष्ट हम करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में बात करते हैं कि मार्क्स संपूर्ण मानव समाज को दो वर्गों में बांटता है, जो संपत्तिशाली वर्ग हैं या जो निर्धन वर्ग हैं। मार्क्स के शब्दों में हैव्स एंड हैव नॉट्स उन्होंने शब्द प्रयोग में लाए हैं। संपत्तिशाली या निर्धन लोग, केवल दो वर्ग ही मानव समाज के वो मान के चलते हैं, इसके अलावा अन्य कोई वर्ग मानव समाज में वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो मनुष्य को केवल वर्गीय प्राणी मान करके ही उन्होंने चर्चा किया है। उसके नैतिक मूल्यों और मानवीय मर्यादाओं की उसने पूर्णतः उपेक्षा की है, जो किसी भी दृष्टिकोण से नैतिक नहीं कहा जा सकता। और मनुष्य को ऐसा आर्थिक या वर्गीय प्राणी माना है जो केवल अपने आर्थिक या वर्गीय हितों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। इससे ज़्यादा मनुष्य का कोई रोल उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो इस दृष्टिकोण से यह एक नैतिक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्धांत पूर्ण रूप से उचित नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं। मार्क्स ने संपूर्ण मानव मनोविज्ञान की उपेक्षा की है। संपूर्ण मानव मनोविज्ञान की उपेक्षा की है। मनुष्य को केवल वर्ग संघर्ष में शामिल रहने वाला प्राणी स्वीकार किया है। मानव के जो गुण हैं, मानवीयता का जो भाव है, सहयोग है, प्रेम है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, दया है, करुणा है, इन सब तत्वों की उपेक्षा यहाँ पर मार्क्स ने इस सिद्धांत में की है। भौतिक संतुष्टि को ही मानसिक संतुष्टि वह मान के चलते हैं और कष्टकारी और भौतिक परिस्थितियों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग संतुष्ट रहते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत बड़े धनवान व्यक्तियों के तुलना में बहुत निर्धन लोग मानसिक दृष्टि से अधिक संतुलित और अधिक संतुष्ट पाए जाते हैं, अधिक संतुष्ट दिखाई देते हैं। जबकि मार्क्स का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल और केवल धनवानों को ही जो है मानसिक संतुष्ट मानता है, न कि गरीबों को। इस प्रकार जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुचित हैं। इसके साथ ही एक तरीके से नियतिवाद को स्वीकार करता है। नियतिवाद को स्वीकार करता है। नियतिवाद को स्वीकार करता है। भाग्यवाद नियतिवाद को स्वीकार करता है। निश्चित रूप से जो परिवर्तन है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि सामाजिक विकास के निश्चित प्रक्रम है, निश्चित क्रम है, और सामाजिक विकास पूर्ण निश्चित है। सामाजिक विकास के क्रम और प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन की न तो अतीत में गुंजाइश थी और न ही भविष्य में होंगी, क्योंकि जो है परिवर्तन के निश्चित भौतिक नियम हैं, ऐसा मार्क्स ने इस सिद्धांत के निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया है। जब परिवर्तन के भौतिक निश्चित नियम हैं
तो मानवीय प्रयास भी उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, ईश्वरीय सत्ता भी उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकती। तो एक तरीके से भाग्यवाद का, नियतिवाद का समर्थक ये विचार दर्शन बनता है और मानव में अकर्मण्यता का भाव भी इससे पैदा हो सकता है, क्योंकि जब ये मान लिया जाए कि जो होना है वो पहले से निर्धारित है या जो होगा वह पहले से निर्धारित है, तो यहाँ पर मानव की जो क्रियाशीलता है या उस मानवीय तत्व का जो सहयोग है वह पूर्ण रूप से उपेक्षित हो जाएगा और उसमें नियतिवाद का भाव पैदा हो जाएगा, मानव समाज अकर्मण्य हो जाएगा। और ये बात स्पष्ट है कि जब मानव समाज अकर्मण्य होगा तो किसी विशेष परिवर्तन की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मार्क्स का ये दावा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अन्वेषण करने की एकमात्र पद्धति यही है, द्वंद्ववाद ही सत्यान्वेषण की एकमात्र पद्धति है, जैसा कि मार्क्स ने इसमें दावा किया है। तो उपरोक्त आलोचनाएं इनकी की जा सकती हैं, परंतु निष्कर्ष रूप में आलोचनाएं बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन इसके महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता और पूर्णता के दावे को 100% हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, किंतु अनेक कमियों के बावजूद राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है। और इस सिद्धांत का बड़ा महत्व मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने जो इस तथ्य पर बल दिया कि मानव समाज की समस्याएं ये लौकिक है और उसकी कोई चिरस्थायी अवस्था नहीं है और उसमें परिवर्तन लाजमी है, संपूर्ण समस्याओं का संबंध इस लोक से है, ये विचार दर्शन निश्चित रूप से एक ऐसे वैचारिक क्रांति का जन्म इससे होता है कि वह एक नई सामाजिक, नई आर्थिक और नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए संपूर्ण मानव चेतना को उद्वेलित करने में सफल हो जाती हैं। वस्तुतः यथार्थवादी चिंतन को एक ठोस और विश्वसनीय आधार इन्होंने प्रदान किया और समाजवादी आंदोलन के इतिहास में भी इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसने समाजवादियों में ये दृढ़ विश्वास पैदा किया कि ये विचारधारा पूर्ण वैज्ञानिक हैं और इस विचारधारा के अनुसार निश्चित रूप से पूंजीवाद का नाश होगा और समाजवाद की स्थापना होगी। तो इस विचार दर्शन ने निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन को एक वैचारिक क्रांतिकारी गति प्रदान की और बहुत तेजी से विश्व के काफ़ी सारे भागों में यह आंदोलन फैला। आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में और आर्थिक चिंतन के इतिहास में इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।